Hello everyone. Now move further. So next topic is probability distribution. तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया. टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. नेक्स्ट वन इज probability डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो probability डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट इज दिस probability डिस्ट्रीब्यूशन? तो जैसे मान लो हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया, या फिर हम लिखते हैं 2 कॉइन टॉस वंस. तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन जाएंगे? सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या आउटकम आएंगे? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, यानी कि 4 आउटकम आएंगे. बट हमारा इंटरेस्ट इस आउटकम में नहीं है. हमारा इंटरेस्ट क्या है? नंबर ऑफ हेड्स. तो अगर मैं एक्स को डिनोट कर दूं, एक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ हेड्स. एक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ हेड्स. तो देखो नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आया है. देखो कॉइन को किया है 2 बार टॉस. ये पहला कॉइन और एक दूसरा कॉइन. हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल आ जाए. तो जो कैपिटल एक्स है ना, वो क्या क्या वैल्यू लेगा? 0, 1 और 2. 0 का मतलब है कोई भी हेड नहीं आया, नो हेड, यानी कि एक भी कॉइन पे हेड नहीं आया. 1 का मतलब क्या है? एक बार हेड आया है, एक बार क्या है? टेल आया है. या फिर एक बार टेल एक बार हेड आया है. और 2 का मीनिंग क्या है? दोनों बार हेड आया है, दोनों पॉइंट पे, फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी. तो ये रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू है. अब इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी, मान लो कि एक भी बार हेड नहीं आया, यानी कि वो एक्स ऑफ जीरो, इसका मतलब दोनों बार टेल आया है. तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4. एक भी बार हेड आने का ये मतलब है कि दोनों बार टेल आया है. तो ये ऐसा एक ही केस है. और टोटल केस कितने? 4. सिमिलरली एक बार हेड आने का क्या मीनिंग है? हेड टेल, टेल हेड. ऐसे कितने केस हैं? 2. और टोटल केस कितने हैं? 4. और अगर दोनों बार हेड आया है तो ऐसा एक ही केस है, तो ये 1/4. ठीक है. तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी होगी. अब इसको ही को आप अरेंज कर दोगे एक टेबल में, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया. तो वो यहाँ पे बताया है. ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है एक्स की, x1 x2 x3 है ना, जैसे 0 1 2 3 जो भी है. और वो इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी है p1 p2 p3. ठीक है. और खास बात क्या है? प्रॉपर्टी का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है. ठीक है. क्योंकि तो इवेंट क्या है? सेम है, एक्सपेरिमेंट एक सेम है. ठीक है. इसलिए तो प्रॉपर्टी का सम कितना होगा? 1 होगा. तो इसी को अगर मैं अरेंज करके लिख दूँ, इस डेटा को, मान लो इस डेटा को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया. ये x है, ये उसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी है 0 1 2. इसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी मान लो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये 2/4 है. तो ये क्या बन गया हमारा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तो पढ़ते हैं पहले. Sometimes the probability pi of x taking the value xi is function of xi for every possible value of x. देखो यहाँ पे तो हमने बोल दिया कि x क्या है? 0 1 2 3 है. कभी कभी क्या होता है, जो पी जो होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, फंक्शन होता है एक्स का. एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देता है. तो वही क्या बन गया हमारा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. जैसे एग्जांपल दिया, पी एक्स ऑफ एक्स 4 से x 1/2 एक्स की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4. तो आप डिफरेंट डिफरेंट एक्स डालते जाओ उसमें, आपको डिफरेंट डिफरेंट पी ऑफ एक्स मिलता जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल जाएगी. तो ये फंक्शन किसका है? एक्स का है. और यहाँ पे वेरिएबल भी कौन है? एक्स है. तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन गया. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्या है? CDF है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो इसमें क्या होता है? इस CDF ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय f of x इक्वल टू p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x. कभी भी आपसे CDF पूछा जाए तो CDF कैपिटल FX से शो करते हैं, और PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन स्मॉल FX से रिप्रेजेंट करते हैं. तो कभी भी आपको अगर CDF निकालना है
तो सिंपल करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, और एक्स डिफरेंट वैल्यू के लिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये आ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि सीडीएफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सीडीएफ और पीडीएफ का रिलेशन क्या है। देखो ये सीडीएफ है और ये पीडीएफ है, ये दोनों का रिलेशन है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन करते हैं ट्राई। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पीएमएफ, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो पहले वाला क्या पीएमएफ है, तो देखो जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव ना हो। तो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट किस टाइप का है। ठीक है, तो कैपिटल एक्स कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, बट जो प्रोबेबिलिटी है वो तो ऑब्वियस है पॉजिटिव ही रहती है। रैंडम वेरिएबल तो नेगेटिव हो सकता है, तो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट किस टाइप का है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं हम। ठीक है, 0.4 कितना आ गया, 1 आ गया, तो यस प्रोबेबिलिटी का सम 1 है। तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये, किसी भी रैंडम वेरिएबल का। यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी का सम करा तो ये 0.9 आ गया, तो 1 नहीं है, तो ये यानी कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इट मीन ये पीएमएफ भी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी नहीं। ठीक है, आगे इनका मैंने सम किया, बट प्रॉब्लम क्या आ गई, एक प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो गई। अब प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो इसलिए नॉट अ पीटी या फिर पीएमएफ। ठीक, भले ही सम 1 आ जाए इसका, बट प्रोबेबिलिटी नेगेटिव थोड़ी है, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है, कोई एक्सपेरिमेंट दे देगा कि ऐसा है, ठीक है, 3 बार टॉस किया है, 2 बार टॉस किया है, जो भी। एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेशन होता है, एक पहले से दिया होता है फिर क्वेश्चन पूछता है। तो जो पहले से दिया होता है फिर क्वेश्चन पूछता है वो इजी रहता है, और अगर फॉर्म करना तो फिर आपको खुद ही फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसके आंसर्स भी देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक अपना क्या है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पीडी ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, ये पहला है। और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए पहले तो कैपिटल एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगी। अब देखो इसने 2 कॉइन को टॉस किया है, अगर इसने 2 कॉइन को टॉस किया है तो जो आउटकम है वो क्या कहेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यानी 4 आउटकम आएंगे। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0, 1, 2। देखो मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया, और कैपिटल एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। तो मैंने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 2 बार। तो हो सकता है एक भी बार हेड ना आए, तो उस केस में एक्स 0 होता है, इसका मतलब नो हेड, यानी दोनों बार टेल आ गया। एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब एक बार हेड, एक बार टेल। मान लो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और एक्स इक्वल टू 2 का मतलब दोनों पे हेड, ये इसका मीनिंग। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, नो हेड। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक हेड एक टेल। ठीक है, ऐसे दो केस हैं, बट और एक्स इक्वल टू का मतलब क्या है, बोथ हेड। तो इस केस में क्या है, एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, पी ऑफ एक्स 1/4, 2/4, 1/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, दोनों बार टेल आ गया, तो पी ऑफ टेल टेल 1/4, एक्स इक्वल टू 1, यानी एक बार हेड एक बार टेल, वो 2/4, और दोनों बार हेड, पी एक्स ऑफ 2 का मतलब दोनों बार हेड, तो 1/4। क्योंकि ऐसा एक ही केस है ना, दोनों बार हेड का, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4। बस अब इसको आप अरेंज कर दो तो आपका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ये ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था ना, समझाने के टाइम। 0, 1, 2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 2/4, 1/4, बस सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सैंपल स्पेस। अगर अब इसने कॉइन को 3 बार टॉस किया है, बट इस बार जो रैंडम वेरिएबल है वो कैपिटल एक्स है, और वो इस बार डिनोट करता है नंबर ऑफ टेल्स को।
वो डिनोट किसको करता है, नंबर ऑफ टेल्स को। सही है। तो 0, तो देखो 3 बार टॉस किया है और एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर टेल्स, तो एक भी बार टेल ना आए, एक बार टेल आ जाए, 2 बार टेल आ जाए, या फिर तीनों बार टेल आ जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 0, 1 और 2। और इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी क्या है, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। ठीक है। अब आई कैसे वो देख लेते हैं, एक बार यहीं पे देख लो। ठीक है, देखो एक भी बार टेल नहीं आ रहा है, इसका मतलब तीनों बार हेड आ गया। 3 कॉइन है हमारे पास, 1, 2 और 3, तो तीनों बार क्या आ गया होगा, टेल। तो ऐसा एक ही केस है बस, तीनों बार टेल आने का, टी टी टी। तो इसकी प्रॉपर्टी होगी 1/8। ठीक है। अच्छा आप दूसरा देखते हैं। एक बार हेड आया है, तो एक बार हेड, सॉरी एक बार टेल आया है, मोटा हेड, तो एक तो ये केस, एक ये, और एक ये 3/8 हो गया। 2 बार हेड आ रहा है, तो ये एक, सॉरी 2 बार टेल मोटा हेड, तो देखो एक, 2 और ये 3, तो इसका भी 3/8। और तीनों बार टेल आ गया तो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, ये अच्छा है क्वेश्चन। फाइंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 rows ऑफ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है। तो अब आपने डाइस को देखो, डाइस के पेयर को आपने थ्रो किया है, मान लो ये पहली डाइस है, ये दूसरी डाइस है, इसका आपने बना लिया पेयर। अब इसको कर दिया आपने थ्रो, है ना, दोनों डाइस एक साथ ली और इसको थ्रो कर दिया। तो देखते हैं पहली डाइस पे क्या आता है, दूसरी डाइस पे क्या आता है। कुछ भी आ सकता है, मान लो पहली डाइस पे 1 आ गया, दूसरी डाइस पे 2 हो गया, तो केस क्या बन गया, 1, 2। बट ये क्या चाहता है, डबलेट चाहता है। ये क्या चाहता है, डबलेट। ये चाहता है कि पहले पे 1 आए तो दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 है तो दूसरे पे 2 आ जाए। तो ये डबलेट चाहता है। अब मैंने इसको डिफाइन कर दिया, क्योंकि इसका जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है वो नंबर ऑफ डबलेट है। ये देखो जो वेरिएबल एक्स है वो क्या है, नंबर ऑफ डबलेट है। अब आपको, आपने जो पेयर ऑफ डाइस है वो कितनी बार थ्रो करिए, 3 बार। तो हो सकता है एक भी बार डबलेट ना आए, सॉरी 1 डबलेट गलत लिख दिया, 9 डबलेट है यहाँ पे। ठीक है, एक भी बार डबलेट ना आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, या फिर तीनों के तीनों बार डबलेट आ जाए। अब डबलेट का मीनिंग ये नहीं कि तीनों पे सेम सेम आ जाएगा। मान लो पहले जो डबलेट है वो 1, 1 आ जाए, पहले डबलेट 1, 1, पहले डाइस पे पहली थ्रो पे, और इस पे 2, 2 आ जाए, तो दोनों पे डबलेट आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि जब 3 बार थ्रो करा जाएगा, तो पहले पे ये डबलेट आ गई पहली थ्रो पे, दूसरी थ्रो पे मान लो ये डबलेट आ गई, और तीसरी थ्रो पे लेटर से 5, 5, 6, 6 आ गया, है ना, कुछ भी आ सकता है। या मान लो 5, 5, 1, 1 भी आ गया। तो डबलेट कोई भी आएगी, बट डबलेट आनी चाहिए। ठीक है। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू, नो डबलेट। मान लो मैंने थ्रो किया 3 बार भाई डाइस को, वो पेयर को। एक बार किया मेरे एक भी डबलेट नहीं आई, 2 बार किया एक भी नहीं आई, 3 बार किया एक भी नहीं आई, 4 बार, 3 ही बार करना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो अब करते हैं ये। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया ना, देखो ये सिंपल ऐसे होने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट पहले से निकाल दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट क्या होगी, 1/6 होगी, क्योंकि ऐसे अगर आप एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करोगे तो 6 डबलेट आती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 6/36, यानी 1/6। ठीक है। और नॉन डबलेट क्या होगी, 1 - 6/36, है ना। क्यू क्या होता है हमेशा, क्यू होता है 1 - p। तो नॉन डबलेट का मतलब क्या, 1 में से 6/36 माइनस करोगे, तो 30/36, इसका मतलब 5/6 आ जाएगा। तो नॉन डबलेट 5/6, डबलेट की प्रॉपर्टी 1/6। आप देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब x = 0 का मतलब क्या है, एक भी डबलेट नहीं है, यानी कि नॉन डबलेट तीनों बार में, पहली थ्रो पे भी, दूसरी थ्रो पे भी, तीसरी थ्रो पे भी। तो क्यू क्यू क्यू। ठीक है, क्यू का मतलब नॉन डबलेट है, तो क्यू क्यूब हो गया, और क्यू की वैल्यू क्या है, 5/6 है। अब दूसरा देखो, x = 1,
तो एक डबलेट आई है, तो हो सकता है वो डबलेट पहली थ्रो पे आ गई हो तो पी क्यू क्यू, हो सकता है दूसरी थ्रो पे आ गई हो क्यू पी क्यू, हो सकता है तीसरी थ्रो पे आ गई हो क्यू क्यू पी। तो इसको सॉल्व करा तो 3p क्यू स्क्वायर हो गया है, और बाकी वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर लिया। सिमिलरली टू डबलेट का मतलब पहले दो पे डबलेट आ गया पी पी क्यू, पहले पे आ गया, थर्ड पे आ गया, फिर लास्ट के दो पे आ गया, तो ये भी सॉल्व कर लिया, है ना। इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर करेगा कि आपका आ रहा है पहले पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो डबलेट लिखती। मान लो कोई ऐसा लिखते हैं ना कि अच्छा दो डबलेट, तो वो ऐसा लिखते हैं पी पी क्यू, ऐसा नहीं है, ऑर्डर मैटर करेगा क्योंकि डिफरेंट थ्रो है, ठीक है। तो ये बन गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको आप लिख लो तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल लिख लिया और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख ली, इस टाइप से। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, डिपेंड करता है क्या पूछना चाहेगा, 0 1 2 और 3, इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डाल दी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना फाइंड अननोन प्रोबेबिलिटी इफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस वन। एक्स कितना है, 0 1 2 3 4, और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 के 2 के 2 के। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी रैंडम वेरिएबल का, तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो 0.1 के 2 के 2 के ये कितना होगा, 1 होगा। कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 5 और 1 6, 6 + 0.1, सॉरी 6 के + 0.1 = 1, तो 6 के कितना आ जाएगा, 0.9, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.9/6 3/2, 3/20, सही है क्या, ठीक है। अब कोई प्रॉपर्टी पूछने दो इसे, मान लो वो x = 2 पूछ रहा है, तो 2 के, x = 3 पूछ रहा है तो 2 के है ही आपके पास। तो नेक्स्ट, x = 0 1 2 3 4, x = x 0.1 के 2 के। तो सबसे पहले तो के वैल्यू हम निकाल लेंगे, सॉल्व करके उसने निकाल लिया, देखो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो के वैल्यू 0.15। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस देन 2, तो इसका क्या मतलब है, सुनो ध्यान से। अगर ये लेस देन 2 है तो कहाँ से स्टार्ट है, ये 0 से, तो या तो ये 0 रही होगी या तो ये 1 रही होगी, दोनों का सम, है ना। एक्स अगर लेस देन 2 है तो इसका मतलब एक्स या तो 0 है या फिर कितने है, 1। और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको मिल ही जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने अगर के निकाल लिया तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी आ गई, जैसे ये 0.15 आ जाएगी, 2 × के यानी 0.30 आ जाएगा, ये भी 0.30 आ जाएगा, ये 0.15 आ जाएगा, ठीक है। तो लेस देन 2 का मतलब 0 और ये 1, सॉल्व कर लिया। अब बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो उसका मीनिंग क्या है, 3 और 1 4, तो ये 4 ही तक गया है, इससे ज़्यादा नहीं गया। तो 3 पे भी प्रोबेबिलिटी और 4 पे भी प्रोबेबिलिटी, वही निकाला इसने। अभी बोला है 1 से बड़ा है 4 से छोटा है, याद रखना 1 या 1 से तो बड़ा है बट 4 से छोटा है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, और लास्ट अपना 3 है। बस कर लेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, F2, CDF, ये CDF है, याद रखना। आपको बोला था कैपिटल FX क्या होता है, CDF होता है, और वो क्या होता है, P x इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। तो आपको F(2) निकालना है, इसका मतलब F(2) इज नथिंग बट P x इज लेस देन इक्वल टू 2। बस इसके बाद तो आप सॉल्व करने से जानते हो, 0 1 2, और कर लिया आपने तो सॉल्व, ठीक है। और ये डू योर सेल्फ खुद करना है, ये खुद कर लेना आप, ठीक है। के निकाल लेना, हाँ इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी इक्वेशन, ठीक है। इसमें जो क्वाड्रेटिक बनती है क्योंकि के स्क्वायर दे रखा है ना, तो इसमें क्वाड्रेटिक ये बनेगी 10 के स्क्वायर, सबका सम आप इक्वल टू 1 करोगे तो 10 के स्क्वायर 10 के - 1 ये आएगा। तो इसके फैक्टर लिख लेना आप, कितना, -10 यानी कि 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 9 9 आएगा।
यहाँ भी 9 आएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है सर, 1 मिनट कर ही लेते हैं। तो 1 मिनट, ठीक है, कितना हो गया? 7, 8, 9, 10, 10 k² प्लस 2 और 2 4 5 6 7 8, एक 9 के और इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी का सम कितना होता है? 1 होता है। अब बना लेना इसके फैक्टर। तो 10 1 जब बनेगा 10, तो यहाँ से 10 के ले लिया कॉमन, k+1, -1 कॉमन ले लिया, k+1, तो ये k+1 10 के-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी एक नेगेटिव और एक आएगी 1/10, और नेगेटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सही है, तो k 1/10 यूज करना, बाकी जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉरी ऊपर वाले इसमें जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो आपको आंसर देना, ये आपके पास है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी ट्राई करना है, x=-1 यानी कि k की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि x=-1 पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? k। ठीक है, ये भी आप खुद ट्राई कर लेना, x है ना, ये हम कर लेते हैं ट्राई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। If a random variable capital X takes value 0, 1, 2, 3, which probability P x of x is equal to k x+1 5 की पावर -1। देखो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे रखा है आपको, आपको निकालनी है x(0), तो x(0) जब ही निकलेगा जब आपके पास एक k आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब सही है, 0 तो आप डाल दोगे यहाँ पे, बट k अननोन रह जाएगा बस, तो बिना k के ये वैल्यू भी निकलेगी। चलो इस फंक्शन को लिख लेते हैं, p कितना है? k x+1 5 के बाद, तो थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है डिफरेंट, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये जो फंक्शन है पीएमएफ है वो किसके लिए वैलिड है? 0, 1, 2, 3 डैश डैश इन्फिनिट तक, मतलब बहुत सारी वैल्यू के लिए वैलिड है। अब हमें पता है प्रॉपर्टी का सम तो 0 होता है, चलो हम निकालते हैं ठीक करके, पहले मैंने x को 0 डाला, तो ये बन गया k, है ना, ये 0+1 5 की पावर -0, यानी k आ जाएगा, ये तो 1 ही होता है, ये x=1, k 2 के अपॉन में 5², सॉरी -5 आएगा सर, ठीक है, तो 2 के अपॉन में 5। अब जैसे मैंने x की जगह 2 डाला, तो k 2 2 2 और 1 3 5 की पावर -2, ये अपना हो जाएगा 3 के 5²। अब ऐसे ही चलता रहेगा है लास्ट तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये तो x कहाँ पे अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी, उसने बताया नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है सारी प्रॉपर्टी का सम कितना होता है? 1 होता है ना, मैंने बोला था p x(0), x(1), x(2), इन सबका सम कितना होता है? 1 होता है, सबका सम 1 कर देते हैं, x(0), x(1) डैश डैश इन्फिनिटी तक कितना है? 1 होता है। ये कितना है अपना? के है, ये 2k/5 है, ये 3k/5² है, नेक्स्ट आएगा 4k/5³ आएगा, ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। इसमें से k आप कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1+2/5 3/5², 4/5³ इन्फिनिटी 1। तो ये जो है अपना ये इनफाइनाइट एजीपी है, इनफाइनाइट एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो आपको पता है, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसे मैं फिर से बता देता हूँ। पहले एस लिखते हैं जो भी अंदर का डेटा है, इनफिनिटी। अब
इसमें आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, जो 1 2 3 है ऊपर वाले टर्म वो एपी में, इसलिए इसे एजीपी बोलते हैं। देखो 1 2 3 4 ये एपी में है, और 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब ये जीपी, इसलिए इनफाइनाइट ये जीपी बोलता है। सही बात है क्या? अब तरीका क्या होता है इसे सॉल्व करने का, इसका आर निकालते हैं। इस जीपी का आर क्या है? 1/5 है ना। अगर ये जीपी है तो इसका आर कितना है? 1/5 है, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर एस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1/5 एस। देखो पहले आप 1/5 से मल्टीप्लाई करो इस वाली इक्वेशन में, ऊपर वाले में, और एक टर्म शिफ्ट करके लिखो। तो मैं 1 को जब 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 1/5 से जब मल्टीप्लाई करूँ तो 1/5 आ जाएगा, और एक टर्म शिफ्ट करके यहाँ पे लिखेंगे 1/5 प्लस। अब 2/5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/5 स्क्वायर आएगा, एक टर्म शिफ्ट करके। फिर 3 को करूंगा तो 3/5 क्यूब, एक टर्म शिफ्ट करके। फिर 4/5 की पावर 4, एक टर्म शिफ्ट करके। ठीक है, अब करा हूँ सब्ट्रैक्ट। माइनस 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 माइनस, तो अब ये आ जाएगा S-1/5S 1। 2/5 में से 1/5 जाएगा, 1/5 बचेगा। 3/5 स्क्वायर में से 2/5 स्क्वायर जाएगा, ये भी 1/5 स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे भी 1/5 क्यूब, यहाँ पे भी 1/5 4, अरे चलता रहेगा इन्फिनिटी। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इनफाइनाइट जीपी बन गई। क्या बन गई? इनफाइनाइट जीपी, जिसमें ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू क्या है? 1/5 है। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला A/1 - R होता है। ये हो जाएगा अपना 4/5S, और ये हो जाएगा A/1 - R, A/1 - R। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। 4/5S, अब कर लेते हैं सॉल्व। 4/5 यानी कि 5/4। तो यहाँ से जो अपना एस आएगा वो आएगा 25/16। सही है क्या? अब इस एस को डाल लो ऊपर, के आ जाएगा आपको। तो वो था ना के इंटू पूरी जो इनफाइनाइट AGP इक्वल टू 1, तो के इंटू 25/16 इक्वल टू 1। तो के कितना आ जाएगा? 16/25। अब जैसे के आ जाएगा आपका, तो जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था ना अपना, पी एक्स ऑफ एक्स के x+1 5 की पावर -x, वो क्या बन जाएगा? तो के आप इसमें डाल देना। हो सकता है सिर्फ आपसे के ही पूछ ले, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जनरली बच्चे से याद भी कर देते हैं 16/25, है ना। तो अगर रिपीट नहीं हुआ तो, वरना फॉर्मेट तो आपको आना ही चाहिए। तो 16/25 x+1 5 की पावर माइनस। अब जो ये चाहता है वो निकाल दो। ये क्या चाहता है? ठीक है, x इक्वल टू 0 चाहता है। ठीक है, तो x को आप 0 डाल दो। के आपके पास आएगा, के ही प्रॉब्लम कर रहा था ना बस आपकी। ठीक है, तो x इक्वल टू जो 0 है वो आ जाएगा आपका 16/25। 0+1 1, और 5 की पावर -0 ये भी 1। तो आंसर आ जाएगा आपका 16/25, यानी जो के वैल्यू वही है। 2 भी पूछ सकता है, x इक्वल टू 2, 3 भी पूछ सकता है, डिपेंड कर। ठीक है, तो आंसर करेंगे अपना ये। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कर देंगे finish। आप इतना ही कर लेना, ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स भी नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।